Welcome student, how are you? How your preparation are going on? पिछले सेशन में हमने जो टॉपिक्स डिस्कशन किया था, मैं समझता हूं कि आपने उसको रिवीजन भी किया होगा, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आई होगी। इस क्लास में एक काफी सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जियोमॉर्फोलॉजी का। देखिए, जियोमॉर्फोलॉजी के टॉपिक्स को यदि आप देखें, पूरे पर्टिकुलरली जियोमॉर्फोलॉजी के कंटेंट को देखें, तो 5-6 ऐसे टॉपिक्स हैं ना जिसमें 90% प्रोबेबिलिटी पाई जाती है कि मेंस में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। जैसे हमने बतलाया था प्लेट विवर्तक सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, ओके। और इसी प्रकार जैसे ज्वालामुखीयता, ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। भू संचरण भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। इसके अलावा डेविस और पेंग की संकल्पना काफी महत्वपूर्ण है। इस कक्षा में हम डेविस की अपर्दन चक्र की संकल्पना का वर्णन करेंगे, ओके। देखिए, इस टॉपिक्स के बारे में एक गलत धारणा है कि ये बहुत कठिन है ना, जबकि ऐसा नहीं है। यदि आप इस टॉपिक्स को वैज्ञानिक ढंग से पढ़ेंगे ना, माने विथ क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग, देन इट इज द इजीएस्ट टॉपिक्स इन जियोमॉर्फोलॉजी। गेटिंग वेल? कुछ इसमें याद करने की आवश्यकता नहीं, बहुत इजीली आप समझ जाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक थीम ऑफ द थ्योरी आप समझने का प्रयास करें तो ऐसी स्थिति में आपको काफी सहूलियत होगी। गेटिंग वेल? अब यहाँ देखिए कि भू आकृति विज्ञान का 2 स्कूल ऑफ थॉट है। एक तो अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट है और दूसरा यूरोपियन स्कूल ऑफ थॉट है। विश्व स्तरीय हम बात जानकारी आपको दे रहे हैं कि विश्व में एक तो जो प्रचलित विचारधारा है वो अमेरिकी विचारधारा है, और दूसरी जो प्रचलित विचारधारा है वह यूरोपियन विचारधारा है। गेटिंग वेल ना? कोई भी सिद्धांत तब विश्व स्तरीय मान्यता प्राप्त करता है ना, जब दोनों स्कूल ऑफ थॉट का इसको समर्थन प्राप्त हो। सामान्य रूप से ये कही जाती है। लेकिन जहां तक डेविस के अपर्दन चक्र संकल्पना का प्रश्न है, आप जान लें कि डेविस अमेरिकी स्कूल ऑफ थॉट या अमेरिकी विचारधारा से संबंधित हैं, और डेविस के अपर्दन चक्र संकल्पना इतनी अधिक प्रचलित हो गई कि डेविस की अमेरिकी विचारधारा को डेविसियन विचारधारा के रूप से जाना जाने लगा। गेटिंग वेल ना? तो इस कंटेक्स्ट में अपर्दन की जो संकल्पना है, उसके अपर्दन चक्र की संकल्पना है ना, वो काफी महत्वपूर्ण है। और ये बार बार आप देखेंगे कि सिविल सर्विसेज में डायरेक्टली भी और कई पर्टिकुलरली फॉर्मेट के रूप में ये टॉपिक्स आते हैं, राइट। हम सभी फॉर्मेट की चर्चा करेंगे। एक तो सिंपल क्वेश्चन आएगा कि डेविस के अपर्दन चक्र की संकल्पना को स्पष्ट करें। दूसरे इसमें फॉर्मेट है कि स्थलाकृतियों का जो स्टेटमेंट डेविस ने दिया उसकी व्याख्या करनी है, और यह स्टेटमेंट है कि स्थलाकृतियों का, है ना, का समय के साथ क्रमिक विकास होते हैं, स्पष्ट करें। गेटिंग वेल? देयर इज ए सीक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म विद टाइम। यह भी डेविस के स्टेटमेंट से ही संबंधित प्रश्न है। और कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि डिस्कस ट्रायो ऑफ डेविस, मतलब डेविस के त्रियक को स्पष्ट करें। आपको बतला दें कि डेविस ने इस कथन का प्रतिपादन किया कि स्थलाकृति संरचना, है ना, प्रक्रम एवं अवस्था का प्रतिफल है। मतलब संरचना, प्रक्रम और अवस्था, ये 3 ऐसे कारक हैं जिसको सामूहिक रूप से डेविस के त्रियक के नाम से जाना जाता है, राइट। तो इन सारे टॉपिक्स, मतलब इस तरह के तो क्वेश्चन आएंगे डेविस से डायरेक्ट, सेपरेट क्वेश्चन आ सकते हैं। डेविस के अपर्दन चक्र की संकल्पना को स्पष्ट करें। फिर प्रश्न आ सकते हैं कि स्थलाकृतियों का समय के साथ क्रमिक विकास की प्रवृत्ति पाई जाती है, स्पष्ट करें। और तीसरे जो प्रश्न आ सकते हैं वह आएंगे कि डिस्कस ट्रायो ऑफ डेविस या स्थलाकृति संरचना, प्रक्रम एवं अवस्था का प्रतिफल है, स्पष्ट करें। ठीक है ना? तो प्रत्येक टॉपिक्स पर हम हाईलाइट करते हैं, ठीक है ना। पहले हम लोग जो फर्स्ट टॉपिक्स है उसकी बात करें कि जैसे देयर इज ए सीक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म विद टाइम, राइट। स्थलाकृतियों का समय के साथ क्रमिक विकास होता है। यदि यह प्रश्न आएंगे तो इस प्रश्न को आप डील कैसे करेंगे, यह समझे, ओके। देखिए, महत्वपूर्ण एस्पेक्ट ये है कि जैसे डेविस की संकल्पना मूल रूप से थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म से ही संबंधित है। गेटिंग वेल? तो तृतीय वर्ग की स्थलाकृतियों की उत्पत्ति विभिन्न प्रकार के अपर्दन के दूतों के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं, और अपर्दन के दूत में नदी हैं, वायु हैं, हिमनद हैं, महासागरीय तरंग हैं। गेटिंग वेल ना? और हम पिछले क्लास में सेशन में यह स्पष्ट कर चुके हैं कि अधिक वृष्टि या
जिसको हम तर या आर्द्र प्रदेश कहते हैं, वहां नदी अपरदन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शुष्क और शुष्क एवं मरुस्थलीय क्षेत्र में वायु अपरदन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्न तापमान वाले क्षेत्रों में हिमनद अपरदन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जबकि तटीय क्षेत्र में महासागरीय तरंग अपरदन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ओके, इसके बावजूद डेविस ने यह मत प्रतिपादित किया कि पृथ्वी के विभिन्न भागों में अलग अलग प्रकार के अपरदन के दूत क्रियाशील है, जो वहाँ की जलवायु दशाओं पर निर्भर करते हैं और अब वहाँ की स्थितियों पर निर्भर करते हैं। परंतु इन सभी अपरदन के दूतों में डेविस ने नदी को सबसे प्रभावी अपरदन का दूत माना, क्योंकि नदी वायु एवं हिमनद के द्वारा किए गए कार्य को संरोधित करती है। गेटिंग ना? तो इसलिए डेविस के जो मौलिक अवधारणा है वो नदी के द्वारा किए गए कार्यों पर आधारित है। टू बी नोटेड। क्लियर? और आपको बतला दें कि डेविस ने अमेरिका में प्रवाहित होने वाली पेंसिल्वानिया नदी के उद्गम, है ना, उसके जीवन चक्र, उसके द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का विशद अध्ययन किया और उसी आधार पर उन्होंने अपरदन चक्र की संकल्पना या अपने सिद्धांतों का या संकल्पना का प्रतिपादन किया है। क्लियर कर? ओके, देखिए कि यदि प्रश्न आता है कि स्थलाकृतियों का समय के साथ क्रमिक विकास होता है, तो हमने अपने पिछले, है ना, सेशन में यह स्पष्ट आपको किया था कि नदियों की 3 अवस्था होती है। गेटिंग वेल ना? एक अवस्था होती है यूथफुल स्टेज, उसके बाद द्वितीय अवस्था होती है मैच्योर स्टेज और तृतीय अवस्था ओल्ड स्टेज होती है। मतलब पर्वतीय जो कोर्स है नदी का, वह बेसिकली, या प्लेटो कोर्स जो होगा वह यूथफुल स्टेज होता है। मैदानी जो कोर्स है उसको हम पौधावस्था के नाम से जानते हैं, और तटीय जो कोर्स है ना, कोस्टल कोर्स ऑफ द रिवर, उसको सामान्य रूप से वृद्धावस्था के नाम से जाना जाता है। राइट? जब मैं इस टॉपिक का वर्णन कर रहा था, हमने आपको बतलाया था कि प्रारंभ में नदी आय आकार के घाटी का निर्माण करती है, और इसका कारण भी था कि प्रारंभ में नदी गर्त अपरदन के द्वारा घाटी के गहराई को बढ़ाकर अपने जल के समुद्र तल के सापेक्ष ऊंचाई में कमी लाने का प्रयास करती है। नदी युवावस्था में पार्श्व अपरदन नहीं करती, अर्थात नदी घाटी के दीवार के अपरदन नहीं होते, और परिणाम स्वरूप दोनों जो दीवार है घाटी के वो काफी निकट होते हैं, और यह आय आकार का दृष्टिगोचर होता है, जो कालांतर में उत्तल ढाल वाले भी आकार के घाटी में परिणत हो जाता है। क्लियर ना? राइट? पुनः हमने बतलाया था कि यदि नदी के मार्ग में कोई कठोर चट्टान उपस्थित है, तो नदी इस कठोर चट्टान को के ऊपर से पास, है ना, क्रॉस करते हुए नीचे गिरती है। यदि इसकी ऊंचाई कम है तो इसको हम रैपिड्स कहते हैं, RAPIDS, या उच्छलिका के नाम से पुकारते हैं। लेकिन यदि इसकी ऊंचाई अधिक है तो इसको वाटरफॉल के नाम से, जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। ओके, और यदि बहुत सारे जलप्रपात एक रेखा में हो तो इसको फॉल लाइन के नाम से पुकारते हैं। जहां पर जल नीचे गिरता है वहां पर एक बृहद कैविटी, एक्सटेंसिव वी नुमा है ना, घाटी का फॉर्मेशन होता है। इसको हम गॉर्ज कहते हैं, और यदि यह गॉर्ज दीर्घाकार होता है, लंबे दूरी तक फैले होते हैं, तो इसके लिए हम कैनियन शब्द का प्रयोग करते हैं। गेटिंग ना? इसी तरह नदी वृद्धावस्था, युवावस्था में, है ना, पोर्टहोल का फॉर्मेशन करती है। ओके, माने पर्टिकुलरली जल गर्तिका का निर्माण करती है, और इसके निर्माण की प्रक्रिया को हम पोर्टहोल ड्रिलिंग के नाम से जानते हैं। इसका मतलब है कि नदी आइसेप वैली, है ना, उत्तल ढाल वाले भीसेप वैली का निर्माण, या फिर पर्टिकुलरली रैपिड्स का फॉर्मेशन, या जलप्रपात का फॉर्मेशन, या फॉल लाइन का निर्माण, या गॉर्ज और कैन्यन और जल गर्तिका का निर्माण यूथफुल अवस्था में ही करती है। ये ओल्ड अवस्था में नहीं बनेंगे। राइट? और पुनः नदी जैसे ही पौधावस्था में प्रवेश करती है, वह अवसादों के निक्षेपण के द्वारा जलोढ़ कोन का निर्माण करती है, और जलोढ़ कोन के निर्माण करने वाले पदार्थ यदि फैल जाते हैं, इससे पंखानुमा स्थलाकृति का फॉर्मेशन होता है। इसको जलोढ़ पंख कहते हैं। मतलब एलुवियल कोन पहले बना, उसके बाद वह लैटर एलुवियल फैन में जलोढ़ पंख में परिणत हो गया। और जलोढ़ पंख के प्रारंभिक भाग देखिए, जलोढ़ पंख के 3 भाग होते हैं। प्रारंभ में प्रारंभिक क्षेत्र जो है ना, बड़े आकार के अवसादों के द्वारा निर्मित क्षेत्र है, उसके बाद मध्यम आकार के कणों के द्वारा निर्मित क्षेत्र है, और उसके बाद सूक्ष्म आकार के कणों के द्वारा निर्मित क्षेत्र है। तो इस ए माने एक्स वाई जेड, ये 3 पर्टिकुलरली भाग है। एक्स को बोलते हैं भंवर रीजन, भंवर प्रदेश,
वाई है तराई रीजन और जेड है एलुवियल प्लेन, जलोढ़ का मैदान। गेटिंग वेल ना। तराई प्रदेश में जैसे भंवर प्रदेश बड़े आकार के अवसादों के द्वारा निर्मित क्षेत्र है। यहाँ हमने अपने पिछले क्लासेस में बतलाया था कि यहाँ नदियाँ पृथ्वी पर दृष्टिगोचर नहीं होती है, अर्थात भूमिगत हो जाती है, अर्थात नदी सब सरफेस से सब टिरेनियन स्वरूप प्राप्त कर लेती है और नदी कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है। इस प्रतिरूप को हम ब्रेडेड पैटर्न के नाम से पुकारते हैं। ओके। पुनः तराई प्रदेश मध्यम आकार के कणों के द्वारा निर्मित है, इसके पश्चात बनते हैं और यहाँ पुनः पृथ्वी नदी के जल सतह पर दृष्टिगोचर होने लगते हैं और कई धारिकाओं में जल रिसाव की तरह आगे बढ़ते हैं। इसलिए तराई प्रदेश को जोन ऑफ वाटर सीपेज के नाम से पुकारते हैं। ओके। और इसके बाद जलोढ़ के मैदान है। जलोढ़ के मैदान के निम्न क्षेत्र जो प्रतिवर्ष बाढ़ के द्वारा प्रभावित होते हैं, जहां प्रतिवर्ष नए जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप होता है, उसको खादर कहते हैं। और जो उच्च क्षेत्र है ना, जो बाढ़ के जल से दूर है ना, जहां जो पुराने जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, उसको बांगर के नाम से पुकारते हैं। ओके। खादर का प्रयोग कृषि कार्यों के संपादन के लिए किया जाता है, जबकि बांगर का प्रयोग अधिवासों की स्थापना या उद्योगों की स्थापना हेतु किए जाते हैं। गेटिंग वेल। खादर और बांगर क्लियर। इस अवस्था में ही नदी प्राकृतिक बांध का निर्माण करती है, नेचुरल एम्बैंकमेंट का निर्माण करती है। इसी अवस्था में नदी सीढ़ीनुमा घाटी का निर्माण, रिवर टेरेस का फॉर्मेशन करती है। क्लियर ना। ओके। और यह जो बांधनुमा स्थलाकृति बना लैटरल डिपोजिशन के कारण, जिसको प्राकृतिक बांध के नाम से जानते हैं। और जब नदी लैटरल मैट्योर स्टेज में पहुंचती है और इसके मार्ग में कोई अवरोधक चट्टान उपस्थित होता है, तो नदी अपने मार्ग में परिवर्तन कर मियंडर का फॉर्मेशन करती है। राइट। और जब कालांतर में ये मार्ग के चट्टान, कठोर चट्टान अपरदित हो जाते हैं, तो नदी स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट पाथ पर, स्ट्रेट कोर्स में प्रवाहित होती है और उसके मियंडरिंग जो पाथ है, ये मियंडरिंग पाथ ये पीछे छूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और इसमें जब जल का जमाव होता है तो इससे ऑक्सबो लेक या गोखुर झील का जनन होता है। क्लियर ना। और जब नदी वृद्धावस्था में पहुंचती है तो वृद्धावस्था में सतह के ढाल काफी कम है और नदी काफी ओवरबर्डन है। राइट। तो नदी का उद्देश्य किसी तरह जल को समुद्र तल तक पहुंचाना है। इस उद्देश्य से नदी बड़े पैमाने पर निक्षेपण का कार्य करती है। निक्षेपण करके एक और नदी अपने भार के वजन को कम करती है, वही सतह दूसरी ओर सतह के ढाल को बढ़ाती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक है ना डेल्टा नुमा त्रिभुजाकार स्थलाकृति का निर्माण होता है, जिसको डेल्टा के नाम से जानते हैं। राइट। और हमने कहा था कि डेल्टा मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं, एक धनुषनुमा डेल्टा, दूसरा पंजानुमा डेल्टा और तीसरे प्रकार के डेल्टा जो है वो ईश्वरुनुमा डेल्टा है। जब अवसादों के आकार बड़े होंगे तो नदी धनुषनुमा डेल्टा का फॉर्मेशन करेगी। धनुषनुमा डेल्टा में है ना नदी के तो पर्टिकुलरली जो ब्रांचेज हैं उसकी संख्या काफी अधिक होती है। ओके। जैसे सुंदरबन डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा निर्मित है, इसके विशिष्ट उदाहरण हैं। ओके। जब नदी के द्वारा निक्षेपित अवसादों के आकार सूक्ष्म होते हैं तो ऐसी स्थिति में ब्रांच की संख्या काफी कम होती है और नदी पंजानुमा डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। जैसे मिसिसिपी डेल्टा पंजानुमा डेल्टा का उदाहरण है। ओके। तटीय क्षेत्र में या तो यदि नदी ऐसे तटीय क्षेत्र है ना जहां नदी डेल्टा का फॉर्मेशन करती है और वह तट बाढ़ से प्रभावित है, चाहे वो डेल्टा है ना धनुषनुमा डेल्टा हो या पंजानुमा डेल्टा हो, है ना, ज्वार की तरंगे उस डेल्टा को मॉडिफाई करती है और जो बचे हुए डेल्टा होते हैं संरोधी डेल्टा, इसको हम ईश्वरुनुमा डेल्टा कहते हैं। इसका विशिष्ट उदाहरण नर्मदा और ताप्ती का डेल्टा है। तो स्पष्ट है कि वृद्धावस्था में ही नदी डेल्टा का फॉर्मेशन करेगी। कभी भी डेल्टा का फॉर्मेशन युवावस्था में नहीं हो सकता है। राइट। युवावस्था में नदी उत्तल ढाल वाले भी आकार के घाटी का फॉर्मेशन करती है, पौधावस्था में नदी समतल ढाल वाले भी आकार के घाटी का फॉर्मेशन करती है और वृद्धावस्था में नदी अवतल ढाल वाले भी आकार के घाटी का निर्माण करती है। स्पष्टतः स्थलाकृति समय आबद्ध होते हैं। राइट। युवावस्था में आई शेप्ड उत्तल ढाल वाले भी शेप्ड गॉर्ज, कैन्यन, वाटरफॉल, रैपिड्स इत्यादि की उत्पत्ति। मैच्योर स्टेज में जलोढ़ पंख, भंवर, तराई, जलोढ़ का मैदान, राइट, प्राकृतिक बांध, सीढ़ीनुमा घाटी, मियंडर इत्यादि की उत्पत्ति होती है और ओल्ड वृद्धावस्था में नदी डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। राइट। तो आप देखें कि ये टाइम है ना यूथफुल स्टेज, मैच्योर स्टेज एंड ओल्ड स्टेज। स्पष्ट है कि स्थलाकृति समय आबद्ध होती है
और क्रमिक रूप से जैसे कोई भी पर्टिकुलर सिस्टम युवा से पौधावस्था की ओर और पौधावस्था से वृद्धावस्था की ओर बढ़ता है ना, उसी तरह नदी भी इस दिशा में अग्रसर होते हैं और इस प्रकार स्थलाकृतियों के अलग अलग अवस्था में, है ना, अलग अलग प्रकार के स्थलाकृतियों की उत्पत्ति होती है। इसलिए यह स्टेटमेंट दिया जाता है कि स्थलाकृतियों का समय के साथ क्रमिक विकास की प्रवृत्ति पाई जाती है। गेटिंग वेल ना? तो यदि यह क्वेश्चन आए तो क्या लिखेंगे, अब मैं समझता हूं कि आप काफी समझ चुके होंगे। इसलिए ना, मतलब नदी के द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर आप यह, है ना, विश्लेषण कर सकते हैं कि किस प्रकार समय के साथ, है ना, किस प्रकार समय के साथ स्थलाकृतियों के क्रमिक विकास होते हैं। तो डेविस का एक टॉपिक तो ये हो सकता है ना, डेविस के अपर्दन या संकल्पना का एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि स्थलाकृतियों का समय के साथ क्रमिक विकास की प्रवृत्ति पाई जाती है। गेटिंग वेल ना? देखिए, दूसरे स्टेटमेंट जो डेविस में आएंगे वह है ना, डेविस के ट्रायो से संबंधित, मतलब स्थलाकृतियों का, है ना, डेविस के ट्रायो का मतलब है कि डेविस ने स्टेटमेंट दिया कि स्थलाकृतियां संरचना, प्रक्रम एवं अवस्था का, संरचना, प्रक्रम एवं अवस्था का प्रतिफल है। मतलब इट मीन्स पर्टिकुलरली लैंडफॉर्म इज द फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड इज द फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड स्टेज, राइट। ये दूसरे स्टेटमेंट डेविस के हैं और ये भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, राइट। इससे भी प्रश्न आते हैं, क्लियर हुआ ना। तो आप देखिए कि ये इसके आंसर क्या होंगे। देखिए, हमने बतलाया था तीन तरह के स्टेटमेंट या तीन तरह के प्रश्न आएंगे डेविस से। एक तो पर्टिकुलरली फर्स्ट प्रश्न था जो हमने कहा था कि स्थलाकृतियों का समय के साथ क्रमिक विकास होता है, कि डिस्कस दैट देयर इज ए सीक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म विद टाइम। तो जो एक्सप्लेनेशन हमने अभी दिया वो सीक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म विद टाइम से संबंधित था। अब दूसरे क्वेश्चन आएंगे, डिस्कस डेविसियन ट्रायो, डिस्कस ट्रायो ऑफ डेविस, ट्रायो ऑफ डेविस, राइट। इसके आंसर क्या होंगे ये समझिए, ओके। देखिए, डेविसियन ट्रायो का क्या तात्पर्य है कि डेविस ने कहा कि स्थलाकृति संरचना, प्रक्रम एवं अवस्था का प्रतिफल है, ओके। मतलब इसका मतलब है कि लैंडफॉर्म इज द फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, है ना, प्रोसेस एंड स्टेज। गेटिंग वेल ना, स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज, मतलब स्थलाकृति संरचना, प्रक्रम एवं अवस्था का प्रतिफल है। इसकी व्याख्या करें, क्लियर हुआ ना। अब हम लोग वन बाय वन डिस्कस करें कि इस तरह के यदि क्वेश्चन आएंगे तो इसके फॉर्मेटिंग क्या कैसे करेंगे, ओके। तो देखिए, एक्चुअली यू सी, उसने कहा कि तीनों घटक जो हैं सामूहिक रूप से स्थलाकृति की उत्पत्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसका एक आशय ये भी हुआ, राइट। तो हम इस प्रश्न में, है ना, यह स्पष्ट करेंगे कि संरचना की, स्ट्रक्चर की क्या भूमिका है स्थलाकृति के फॉर्मेशन में, प्रक्रम की क्या भूमिका है और स्टेज की क्या भूमिका है। गेटिंग वेल ना। देखिए, जहां तक स्ट्रक्चर का प्रश्न है, स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा हम एनालिसिस करें तो बातें और भी स्पष्ट हो जाएगी। देखिए, स्ट्रक्चर तीन तरह के हैं। एक स्ट्रक्चर है जिसको हम, है ना, टेक्सचुरल स्ट्रक्चर कहते हैं, टेक्सचुरल स्ट्रक्चर, संगठनात्मक, है ना, इसको बोलते संरचनात्मक, है ना, पर्टिकुलरली संरचना, टेक्सचुरल स्ट्रक्चर। सेकेंड है कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, और तीसरा है लिथोलॉजिकल, लिथोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तीन तरह के हैं, राइट। टेक्सचुरल स्ट्रक्चर, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल या कंपोजिशनल स्ट्रक्चर, एंड थर्ड वन इज लिथोलॉजिकल स्ट्रक्चर। गेटिंग वेल ना। देखिए, टेक्सचुरल स्ट्रक्चर किससे संबंधित है, तो टेक्सचुरल स्ट्रक्चर, है ना, चट्टानों के निर्माण करने वाले, है ना, क्रिस्टल के आकार से संबंधित है। गेटिंग वेल ना, क्रिस्टल के आकार से संबंधित है और इस आधार पर चट्टान दो तरह के होंगे। गेटिंग वेल ना। कुछ चट्टान बड़े आकार के क्रिस्टल के द्वारा बना होगा, इसको हम पोरस रॉक कहेंगे, राइट। और कुछ चट्टान जो हैं वो सूक्ष्म आकार के कणों के द्वारा निर्मित होंगे, जिसको हम नॉन पोरस रॉक के नाम से
रंध्रहीन चट्टान, एक तो रंध्रयुक्त चट्टान पोरस रॉक और दूसरा रंध्रहीन चट्टान नॉन पोरस रॉक। मतलब रॉक दो तरह के हैं, एक तो पोरस और दूसरे नॉन पोरस। गेटिंग वेल ना? पोरस रॉक स्पष्ट है कि बड़े आकार के कणों के द्वारा निर्मित है। गेटिंग वेल ना? बड़े आकार के कणों के द्वारा निर्मित है। और साथ ही साथ यह स्पष्ट कर दें कि पोरस रॉक ये पोरस रॉक जो होंगे वह उसमें जल आसानी से अंदर प्रवेश कर सकेगा और वह सामान्यतः सॉफ्ट रॉक के उदाहरण होते हैं। सॉफ्ट रॉक, और सॉफ्ट रॉक में अपरदन तीव्र दर से संपादित होते हैं। गेटिंग वेल ना? ऑन द अदर हैंड जो नॉन पोरस रॉक है उसमें, है ना, कणों के मध्य छिद्र अनुपस्थित होते हैं, इसलिए उसको नॉन पोरस कहते हैं। नॉन पोरस रॉक रिलेटिवली हार्ड होता है ना, और इसमें अपरदन, है ना, अपेक्षाकृत धीमी गति से संपादित होंगे। गेटिंग वेल ना? तो यह टेक्सचुरल स्ट्रक्चर को दर्शाता है कि वेदर द रॉक इज पोरस और वेदर द रॉक इज नॉन पोरस। द पोरस रॉक इज सॉफ्ट एंड नॉन पोरस रॉक इज हार्ड इन कैरेक्टर। एकदम क्लियर होगा ना? दोनों में मौलिक अंतर क्या है, पोरस और नॉन पोरस में मौलिक अंतर क्या है, मूल अंतर क्या है, अब तो स्पष्ट हो गया होगा। तो देखिए उदाहरण के लिए आपको बतलाते हैं, जैसे कास्ट लैंडफॉर्म है। ओके, तो कास्ट लैंडफॉर्म की उत्पत्ति, कास्ट मतलब चूना पत्थर के क्षेत्रों में बनने वाली स्थलाकृति या लाइम स्टोन रीजन में बनने वाली स्थलाकृति के लिए पहली महत्वपूर्ण शर्त है कि वह चट्टान नॉन पोरस कैरेक्टर का हो। इट इज क्लियर ना? यदि नॉन पोरस कैरेक्टर का होगा तभी कास्ट लैंडफॉर्म बनेगा, और यदि पोरस कैरेक्टर का होगा तो कास्ट लैंडफॉर्म नहीं बनेगा। ऐसी स्थिति में जल की उपस्थिति में मात्र पूरे चूना, है ना, लाइमस्टोन कोलैप्स कर जाएंगे और एक डिप्रेशन का फॉर्मेशन बस मात्र होगा। इट इज क्लियर ना? तो एक्चुअली टेक्सचुरल स्ट्रक्चर ऑल्सो डिटरमाइन the rate of erosion and also the type of landform produced in this particular region, rock formation. Getting well now? तो क्या है स्ट्रक्चरल टेक्सचुरल स्ट्रक्चर, ये समझ में आ गया ना? सेकेंड पर्टिकुलरली कंपोजिशनल स्ट्रक्चर है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, कि यह पर्टिकुलरली, है ना, चट्टान के को निर्माण करने वाले पदार्थों के संगठन से संबंधित होता है। जैसे कुछ चट्टान ऐसे हैं जो आयरन ऑक्साइड कंटेनिंग हैं, राइट? तो ऐसे क्षेत्रों में रस्टिंग की प्रक्रिया तीव्र होगी। ओके, और इस चट्टान में केमिकल वेदनिंग की प्रक्रिया तीव्र गति से होंगे, आप जानते हैं। ओके, इसी तरह मान लीजिए कि, और ये हार्ड भी होगा, आयरन कंटेनिंग रॉक इज रिलेटिवली हार्ड ना। गेटिंग वेल ना? ओके, और इस क्षेत्र में रेड सॉइल की उत्पत्ति होती है, आप जानते हैं। गेटिंग वेल ना? दूसरे उदाहरण हम देते हैं लाइमस्टोन रीजन। यदि कंपोजिशन में चूना पत्थर के क्षेत्र हो, चट्टान चूना पत्थर CaCO3 के कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा निर्मित हो, तो ऐसी स्थिति में भूमिगत जल के द्वारा स्पेसिफिक लैंडफॉर्म बनेगा, जिसको कास्ट लैंडफॉर्म कहते हैं, राइट? कास्ट लैंडफॉर्म कहते हैं। क्लियर हुआ ना? तो कंपोजिशन, कंस्टिट्यूशन ऑफ द रॉक ऑल्सो डिटरमाइन द मैकेनिज्म ऑफ इरोजन एंड द रेट ऑफ इरोजन। गेटिंग वेल ना? इसका तात्पर्य है कि कंपोजिशनल स्ट्रक्चर की भी स्थलाकृति की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गेटिंग वेल ना? और तीसरे प्रकार का स्ट्रक्चर है जिसको हम लिथोलॉजिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। लिथोलॉजिकल स्ट्रक्चर का तात्पर्य फोल्डिंग, फॉल्टिंग, ज्वाइंट, है ना, इत्यादि से है। फोल्डिंग से है, फॉल्टिंग से है ना, फॉल्टिंग से है, या ज्वाइंट का फॉर्मेशन से है, फॉल्टिंग इत्यादि घटना से संबंधित है। क्लियर ना? तो बने लिथोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अंतर्गत फोल्डिंग, फॉल्टिंग, ज्वाइंट फॉर्मेशन इत्यादि को शामिल करते हैं, राइट? और यह भी स्थलाकृति के स्वरूप और दशा का निर्धारक होता है, क्योंकि आप जाने कि यदि फोल्डिंग के परिणाम स्वरूप यदि मंद ढाल बना और तीव्र ढाल बना, तो यहाँ गति V1 है और यहाँ गति V2 है, तो V1 इज ग्रेटर देन V2। यहाँ अधिक तीव्र दर से अपर्दन भी होगा और अपवहन भी होगा। यहाँ अपर्दन की दर और अपवहन की दर रिलेटिवली मंद होगी, आप जानते हैं, क्योंकि इरोजनल पावर इज प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर एंड ट्रांसपोर्टेशनल पावर इज प्रोपोर्शनल टू 6 पावर ऑफ V, विच इज रेफर्ड टू एज गिलबर्ट 6 पावर लॉ। गेटिंग वेल ना? तो कहने का तात्पर्य है कि लिथोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी स्थलाकृति की उत्पत्ति को बड़े पैमाने पर प्रभावित करती है, और इस कारण डेविस ने स्ट्रक्चर को स्थलाकृति की उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण आधार माना था, एक महत्वपूर्ण डिटरमाइनिंग फैक्टर माना था। और इन तीनों प्रकार के स्ट्रक्चर, जिसमें टेक्सचुरल,
कंपोजिशनल और लिथोलॉजिकल स्ट्रक्चर में सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर लिथोलॉजिकल स्ट्रक्चर है ना के रूप में जाना जाता है। क्या है लिथोलॉजिकल स्ट्रक्चर? इट इज क्लियर ना? गेटिंग वेल ना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिथोलॉजिकल स्ट्रक्चर? गेटिंग वेल? तो स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज, किन तथ्यों की चर्चा करेंगे आप, तो आपको समझ में आ गया राइट कि इन तीनों प्रकार के स्ट्रक्चर की इस प्रश्न में पहले चर्चा करेंगे। मतलब ट्रायो में एक महत्वपूर्ण जो ये ट्रायोमेट्रियक में है ना स्ट्रक्चर भी शामिल है, और स्ट्रक्चर के क्या प्रभाव स्थलाकृति के जनन के में होंगे यह मैंने स्पष्ट कर दिया अपने डिस्कशन के दौरान। ओके, अब देखिए दूसरे पर्टिकुलरली जो टॉपिक टर्म है वह पर्टिकुलरली प्रोसेस है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेस? तो देखिए द टर्म प्रोसेस रेफर्स टू एजेंट ऑफ इरोजन। एजेंट ऑफ इरोजन, देखिए प्रोसेस प्रक्रम शब्द जो है ना ये अंतर्जात प्रक्रम और बहिर्जात प्रक्रम दोनों को निरूपित करता है, लेकिन यहाँ मुख्य रूप से अपर्दन के दूत या बहिर्जात प्रक्रम को ही पर ही डेविस ने बल दिया राइट। और प्रक्रम में आप जान चुके हैं और डेविस ने भी कहा कि प्रक्रम में रिवर भी शामिल है, प्रक्रम में विंड भी शामिल है, ग्लेशियर भी शामिल है और ओसनिक वेव भी शामिल है। उच्च वृष्टि वाले क्षेत्र में नदी अपर्दन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, शुष्क और शुष्क एवं मरुस्थलीय क्षेत्र में वायु अपर्दन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी राइट। निम्न तापीय क्षेत्र में हिमनद अपर्दन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और तटीय क्षेत्र में ओसनिक वेव की महत्वपूर्ण भूमिका है ना होती है। क्लियर हुआ ना? ये सारे फैक्टर, ये सभी अपर्दन के दूत हैं जो पृथ्वी के अलग अलग जलवायु दशाओं वाले क्षेत्र में क्रियाशील होते हैं, लेकिन डेविस ने नदी को अपर्दन के सर्वप्रभावी जो है ना दूत माना है, क्योंकि यह वायु और हिमनद के कार्यों को भी संरोधित करती है। गेटिंग वेल ना? यहाँ पर स्पष्ट समझें कि एजेंट ऑफ इरोजन इज रेफर्ड टू एज प्रोसेस बाय डेविस, एंड प्रोसेस इज वन ऑफ द थ्री particularly is among one of the three trio mentioned by the Davis, that is landform is the function of structure, process and stage, and agent of erosion or the term process refers to the agent of erosion. Okay, अब आप देखिए कि रिवर के द्वारा ही आय आकार की घाटी का फॉर्मेशन होगा, उत्तल ढाल वाले भी आकार की घाटी का फॉर्मेशन होगा, इसी के द्वारा रैपिड बनेंगे, इसी के द्वारा वाटरफॉल बनेंगे, इसी के द्वारा गॉर्ज और कैनन बनेगा, आप जानते हैं। ओके, इसी के द्वारा एलुवियल कोन बनेगा, एलुवियल फैन बनेगा, भंवर रीजन भी इसके भाग होंगे, तराई रीजन भी इसके भाग होंगे, एलुवियल प्लेन भी इसके भाग होंगे, रिवर टेरेस भी पर्टिकुलरली इसी के द्वारा बनेगा राइट। उसके बाद आप नेचुरल इम्बैंकमेंट की उत्पत्ति भी कहीं न कहीं नदी से संबंधित है, मियंडर का फॉर्मेशन भी नदी से संबंधित है और है ना, और डेल्टा का फॉर्मेशन भी नदी से संबंधित है। अर्थात जिस क्षेत्र में नदी अपर्दन की भूमिका निभाएगी उस क्षेत्र में निम्नलिखित स्थलाकृति की उत्पत्ति संभव है। ओके, गेटिंग वेल? जिस क्षेत्र में वायु अपर्दन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी वहां मशरूम रॉक का फॉर्मेशन होगा, मशरूम रॉक, वहां इंसेल्वर का जनन होगा राइट, वहां पर्टिकुलरली यार्डांग का जनन होगा, वहां ज्यूगन का जनन होगा, आप जानते हैं। ओके, वहां ड्रोमिसेल्स के फॉर्मेशन होंगे, वहां लोएस्ट प्लेन के फॉर्मेशन होंगे और वहां पर्टिकुलरली बरखान या सैंड्यूस की उत्पत्ति होगी। गेटिंग वेल? तो ये जितने भी स्थलाकृति हैं वो वायु से संबंधित होंगे, दे आर एसोसिएटेड विद द विंड। इसका मतलब है कि जो सैंड, ये बेसिकली जो मशरूम रॉक है, यार्डांग है, ज्यूगन है ना, या फिर पर्टिकुलरली लोएस्ट प्लेन है जिसको हम एयोलियन प्लेन भी कहते हैं, या फिर बेसिकली है ना सैंड ड्यून्स है या अर्ग है, ये सब कहाँ बनेगा? तो मरुस्थलीय शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्रों में ही बनेगा और वायु ही इसकी उत्पत्ति करेगी। इसी प्रकार आप देखिए कि ग्लेशियर जो है वह यू आकर के घाटी का हैंगिंग वैली का फॉर्मेशन करती है। गेटिंग वेल? उसके बाद बेसिकली जैंट स्टीयरवे मतलब राक्षसी सीढ़ी का निर्माण करती है। गेटिंग वेल? इसके बाद है ना, इसके बाद क्रैग एंड टिल टोपोग्राफी का फॉर्मेशन करती है। रासमुटाने जिसको हम भेदपीठ शिला के नाम से जानते हैं, इसकी उत्पत्ति भी हिमनद के द्वारा होती है। इसके अलावा ड्रमलिन जिसके समूहन को हम अंडे की टोकरी नुमा स्थलाकृति के नाम से जानते हैं, या है ना ड्रमलिन की उत्पत्ति, या फिर इस्कर का फॉर्मेशन या आउटवर्स प्लेन का फॉर्मेशन, ये जितने भी, या सैंडर्स की उत्पत्ति, ये जितने भी स्थलाकृतियां हैं वो बेसिकली हिमनद के द्वारा संबंधित है ना। इसी तरह बेसिकली महासागरीय तरंग के द्वारा आप जानते हैं
है ना, कोभ की उत्पत्ति, राइट, कोभ की उत्पत्ति होती है, फिर टम्बोलो की उत्पत्ति होती है, आप जानते हैं स्टेक की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह के स्थलाकृति तटीय क्षेत्र में ही बनेंगे। गेटिंग वेल ना, तटीय क्षेत्र में। तो कहने का तात्पर्य है कि जो प्रोसेस है अर्थात एजेंट ऑफ इरोजन है उसके द्वारा विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति की उत्पत्ति होते हैं। क्लियर ना, अर्थात प्रोसेस स्थलाकृति की उत्पत्ति के निर्धारक कारक हैं, राइट। इस तत्व को भी इस प्रश्न में डालेंगे, मतलब स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे, प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे। गेटिंग वेल ना। अब देखिए जो ट्रायो के तीसरे घटक है जिसको हम स्टेज के नाम से पुकारते हैं, स्टेज। गेटिंग वेल ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेज? तो स्टेज रेफर्स टू, है ना, स्टेज का तात्पर्य क्या है? ओके, तो आपको बतला दें, द टर्म स्टेज है ना रेफर्स टू टाइम। स्टेज किससे संबंधित है? तो ये टाइम से संबंधित है। टाइम, स्टेज मीन्स टाइम। ओके, टाइम। और आपको एक बात स्पष्ट कर दें कि डेविस ने ये जरूर कहा था कि स्थलाकृतियां संरचना, प्रक्रम एवं व्यवस्था का प्रतिफल है, लेकिन उन्होंने सर्वाधिक बल स्टेज मतलब टाइम पर दिया। इसलिए डेविस के मॉडल को टाइम डिपेंडेंट मॉडल, टाइम डिपेंडेंट मॉडल के नाम से पुकारते हैं, राइट। समय आधारित, है ना, आधारित पर्टिकुलरली, है ना, संकल्पना के नाम से जानते हैं। गेटिंग वेल ना। और ही ओवर इम्फेसाइज द टाइम फैक्टर। और आपको बतला दें कि टाइम का तात्पर्य क्या है, तो आप जान चुके हैं कि नदी युवावस्था में, पौधावस्था और वृद्धावस्था से गुजरती है और अलग अलग समय में अलग अलग स्थलाकृति का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ आइसेप्ट वैली, उत्तल ढाल वाले वी आकार की घाटी, राइट, रैपिड का, वाटरफॉल का, गॉर्ज का, कैन्यन का एंड पोर्ट होल का फॉर्मेशन होगा। आप जानते हैं युवावस्था में नदी किस तरह की स्थलाकृति का फॉर्मेशन करती है। फिर वृद्धावस्था, पौधावस्था में एलुवियल कोन, एलुवियल फैन, राइट, रिवर टेरेस मतलब सीढ़ीनुमा घाटी, है ना। उसके बाद नेचुरल इम्बैंकमेंट, प्राकृतिक बांध का निर्माण, नेक्स्ट, है ना, भंवर रीजन, तराई रीजन, इसके अलावा मियंडर का फॉर्मेशन और ऑक्सबो लेक, ये सब पर्टिकुलरली पौधावस्था से संबंधित स्थलाकृतियां हैं। गेटिंग वेल ना। और ओल्ड स्टेज में नदी डेल्टा का फॉर्मेशन करती है।